एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कशन हिंदू की कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल आज आया है दैट इज रिलेटेड टू साइक्लोन फेंगल। ऑलराइट, पिछले पूरा हफ्ता ये चीज न्यूज में आई है कि आपके तमिलनाडु के कोस्ट पर दैट इज बे ऑफ बंगाल के अंदर एक डिप्रेशन फॉर्म हो रहा था एंड नाउ दैट डिप्रेशन हैज टर्न्ड अराउंड इनटू सर्कुलर फॉर्मेशंस। ठीक है, आपकी वहां पर जो विंड मूवमेंट है उसकी वजह से वहां पर फाइनली साइक्लोन बन गया है और कल की ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट साइक्लोन इज गोइंग टू हिट एंड आज के न्यूज़पेपर में ये चीज आ चुकी है कि आपका जो साइक्लोन फेंगल है वो फाइनली आपकी जो दैट इज ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, तमिलनाडु पुडुचेरी के रीजन के अंदर वो स्ट्राइक कर चुका है कोस्ट को। ठीक है जी, तो जो साइक्लोनिक फॉर्मेशंस होती हैं आपकी, दीज आर रिलेटेड टू लो प्रेशर हाई प्रेशर विंड सिस्टम होता है जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशंस होती हैं। जो आपका मॉइस्चर होता है सी के अंदर वो इवेपोरेट होता है एंड दैट रिजल्ट इनटू क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से जैसे ही वो किसी कोस्ट के साथ स्ट्राइक करती हैं आपकी विंड्स, तो वहां पर बहुत तेज बारिश और हवाएं चलती हैं जो यहाँ पर देखी भी जा रही हैं। ठीक है जी, अगर बात करें हम ये आपका ज्योग्राफी दैट इज GS1 के साथ ये टॉपिक रिलेट हो रहा है। यहाँ से जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि साइक्लोन का जो नाम है, फेंगल जो नाम है, वो सऊदी अरेबिया ने दिया है। कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था दैट जो आपकी नेमिंग है स्पेसिफिकली वो WMO और UN स्कैप करके बॉडी है जिसमें 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज आर देयर जो अपनी तरफ से हर साल नाम देती हैं एंड उनकी ही लिस्ट के हिसाब से नेमिंग होती है। राइट, नेमिंग के पीछे जो इनिशिएटिव है वो ये है कि अगर एक एरिया के अंदर एक ही टाइम पर एक से ज्यादा साइक्लोन्स बन रहे हैं तो बाय नेमिंग देम डिफरेंटली वी कैन कंक्लूड और उसी हिसाब से हम मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमारे साइक्लोनिक जो नेमिंग है उसके लिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। देखिए यहाँ से आपके पास ओमान आ जाएगा, यमन आ जाएगा, राइट, ओमान है, देन वी हैव यमन, देन UAE, राइट, उसके बाद आपका कतर है, सऊदी अरेबिया हो गया, इधर से ईरान हो गया। आप इसको एटलस के थ्रू देखिए, राइट, अपना मैप खोलिए एशिया वाला, वहां पर इन कंट्रीज को मार्क कर लीजिए बिकॉज जब आप मैप के थ्रू करेंगे तो इजीली याद रह जाएंगे आपको। ठीक है जी, उसके बाद इधर से पाकिस्तान आ गया, देन वी हैव इंडिया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, देन वी हैव म्यांमार, थाईलैंड और बीच में हो गया मालदीव्स। तो वी हैव 13 कंट्रीज जो ये पूरा नोमेनक्लेचर देती हैं, जो नेम्स देती हैं और इस बार का जो ये नेम है फेंगल दैट इज गिवन बाय सऊदी अरेबिया। ऑलराइट, तो ये चीज आपको UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से हमेशा के लिए याद रखनी है कि जो नेमिंग वगैरह है वो कैसे होती है और साइक्लोनिक कंडीशंस क्या रहती हैं, किस तरीके से साइक्लोन फॉर्म होता है, वो आपके GS ज्योग्राफी का जो है स्टैटिक पोर्शन बनता है, तो उसे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है दिस इज अगेन इन न्यूज, ये काफी दिनों से न्यूज में चल रहा है, पिछले 3-4 दिन से हम लगातार इसके ऊपर बात कर रहे हैं एंड आज फिर से प्लास्टिक प्रोडक्शन से रिलेटेड। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एक ग्लोबल ट्रीटी से रिलेटेड जो है आपकी नेगोशिएशंस चल रही हैं इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल नेगोशिएशन कमेटी जिसको बोला जा रहा है, और 5th मीटिंग चल रही है बुसान साउथ कोरिया के अंदर। राइट, अगर आपने इस बारे में नहीं जाना है या अभी तक आपको नहीं पता है तो आप पिछली वीडियोस देख लीजिए, उसके अंदर हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करके आए हैं कि क्या चीज हो रही है और कैसे। एंड नाउ फाइनली जो आज की न्यूज है वो इसी चीज का कवर अप है जिसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि शायद फिर से जो नेशंस हैं वो डेडलॉक पे पहुंच जाएंगे, कोई एज सच ग्लोबल ट्रीटी शायद ना भी बन पाए। रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है या आप कह सकते हैं जो डेडलॉक चल रहा है दो कंट्रीज के ग्रुप के बीच में, दैट इज रिलेटेड टू दी वेरी मच स्टिपुलेटेड प्रोडक्शन। ठीक है, आपकी कंट्रीज जो हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं वो क्लेम कर रही हैं कि प्रोडक्शन के ऊपर जब तक आप लिमिट नहीं लगाएंगे, जो प्लास्टिक की प्रोडक्शन है, चाहे वो प्राइमरी प्लास्टिक्स हो या वो केमिकल्स जो आपकी ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, देखिए यहाँ पर दिया गया है ये चीज। ठीक है, when you will not limit the production of the chemicals that impact the health and the plastics, तब तक इस ट्रीटी के कोई मायने नहीं रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नेशंस के क्लेम है। राइट, ऑन दी अदर हैंड कुछ ग्रुप पंच ऑफ कंट्रीज हैं जिसके अंदर इंडिया, रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज शामिल है जहां पर आपकी प्लास्टिक प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं।
तो अगर ऐसे में कोई ऐसा प्रोविजन सामने आता है जिसके अंदर आपकी प्रोडक्शन के ऊपर लिमिटेशंस लगती हैं, तो डेफिनेटली बिजनेसेस हैम्पर होंगे, मार्केट्स हैम्पर होंगी, जो इकोनॉमिक लॉसेस को हम कवर नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसीलिए एक आपका कह सकते हैं कि दोनों ही गुटों के बीच में जो है वो डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। कुछ ऐसा सामने देखने को आ रहा है कि एक पर्टिकुलरली जिस चीज के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट की गई थी वो एज सच क्रिस्प रूप में जिसे सब मान सके वो सामने नहीं आ रही है। आज के आर्टिकल में ये चीज दिखाई गई है। सी हियर इट इज रिटन, बिल्कुल क्लियरली कहा है उन्होंने दैट देयर इज अ फियर ऑफ डेडलॉक ओवर प्रोडक्शन, और ऐसा भी कहा गया है कि कुछ पार्टीज अगर नहीं इस चीज से रिलेटेड प्रोविजंस आते हैं तो दे विल वॉक आउट एंड दे विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द ट्रीटी एंड दे विल शो देयर, आप कह सकते हैं अपना वो देंगे, वो जिसको बोलते हैं कि हम अपोजिशन शो करेंगे। वॉकआउट करने का मतलब यही होता है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में भी होता है दैट वी डू नॉट एग्री टू द टर्म्स एंड वी आर वॉकिंग आउट। ऐसा ही कुछ इस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है जी, तो पहले पेज से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो साइक्लोन फेंगल से रिलेटेड है। जो हमारी फॉलो अप न्यूज़ हैं ये दोनों की दोनों, ठीक है, जो ग्लोबल इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रीटी है जिससे रिलेटेड ये आपकी नेगोशिएशंस हो रही हैं, इसे तो हम पूरा वीक हो गया है हमें, वी आर कवरिंग अप इट डेली, और ये डेली हो रही हैं। जब तक, मैंने आपको कल भी कहा था कि जब तक कोई पर्टिकुलरली ट्रीटी बन के सामने नहीं आती है तब तक इस टॉपिक को हमें सिर्फ एक बार रिव्यू करते रहना है। इसका बैक एंड हम देख चुके हैं दैट दीज आर द 5th राउंड ऑफ योर नेगोशिएशंस टेकिंग प्लेस इन बुसान। उससे पहले जब तक आपकी कोई ग्लोबल ट्रीटी एज सच सामने नहीं आती है तो यहाँ तक आप सिर्फ अभी किस में हैं, प्रिलिम स्टेज में हैं। आप अभी इसको कहीं पर भी एज सच सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, राइट, ठीक है। हाँ, मेंस में लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में अभी क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो चीज़ हम फिगर आउट करेंगे जब ये पूरी की पूरी आपकी समिट जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। क्लियर, चलिए इसके बाद जो आपकी न्यूज़ यहाँ से आ रही है दैट इज फ्रॉम सेकेंड पेज, जहाँ पर आपको रेलवे का प्रोजेक्ट सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट दिख रहा है केरला का। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट जो है वो न्यूज़ में आया है बिकॉज आपकी सेंटर ने डिमांड किया है कि आप डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करें जिसके अंदर आप कुछ इस तरीके के चेंजेस लेके आएंगे अपने सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के लिए जो अलाइन कर सके सेंट्रल सिस्टम के साथ। ठीक है, क्या है ये प्रोजेक्ट, कहाँ पर आप इसको रख सकते हैं? देखिए सीधा सीधा GS3 से रिलेट करेगा ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, केरला का है, और ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज यहाँ से आपको 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पकड़नी है। सबसे पहले आपको इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी एरिया जानना है, दैट इज तिरुवनंतपुरम से कासरगोड, इस तरीके से ये पूरे केरला को कवर करता हुआ है। ठीक है, लगभग 524 के आसपास किलोमीटर का ये पूरा का पूरा ट्रैक रहने वाला है आपका सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। इसको के लाइन प्रोजेक्ट भी कहा जा रहा है। दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो नोन एज के लाइन प्रोजेक्ट। रीजन ये है कि जो इसकी डेवलपिंग कॉर्पोरेशन है दैट इज केरला रेलवे डेवलपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो आपकी दैट इज KRDCL भी बोल रहे हैं, डेवलपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो जो है आपकी उसके अंदर आपकी सेंटर रेलवेज और जो आपकी स्टेट रेलवेज हैं उनके स्टेक्स हैं, दीज आर एट 51% एंड दीज आर एट 49%। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट नाम चल रहा है वो किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर चल रहा है या किस चीज से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है ये रेलवे प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सेमी हाई स्पीड रेलवेज जो हैं वो आपकी मानी जा रही है कि इस एरिया उसके अंदर चलाई जाएगी। सेमी हाई स्पीड रेलवे है ये और 524 के आसपास की लेंथ रहने वाली है इस पूरे की, और इसको के लाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जा रहा है। अब आर्टिकल में क्या दिया गया है, देखिए आर्टिकल के अंदर यहाँ से आप इस चीज़ को बहुत इजीली फिगर कर पाएंगे। ये जो आपका पैराग्राफ है यहाँ पर ये चीज़ दी गई है कि आपके सेंटर ने बोला है कि आप अपने सिस्टम को सबसे पहले नॉर्मल गोज से ब्रॉड गोज में लेके आइए। कवच सिस्टम जो हमारा एंटी कोलिजन सिस्टम है दैट इज कवच, जिसके अंदर आपका लोकोमोटिव पावर रहता है कि आपका जो है ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से चलता है, कवच ऑलरेडी हमारा न्यूज़ में रहता है काफ़ी, जिसके अंदर आपकी ट्रेन के अंदर इनबिल्ट सिस्टम रहता है
जिससे ये पता लग जाए कि अगर सामने कोई चीज़ आ रही है तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की मदद से उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है, और आपके ऑटो ब्रेक्स का भी प्रोविजंस रहता है ताकि कोलिजन ना हो। ठीक है, तो रेलवे सिक्योरिटी की लाइन के अंदर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया है। बस इसके अंदर जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो है कॉस्टिंग की, बिकॉज इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके रेलवे केरला के साथ यही बात कर रही है। देखिए यहाँ से लिखा गया है कि अपने डीपीआर को इस तरीके से रिवाइज कीजिए जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग रेलवे नेटवर्क में ब्रॉड गॉज में लेके आए, ठीक है, कवच को इंस्टॉल करें, और जो इस हाई स्पीड की आप बात कर रहे हैं उस स्पीड को आप गोज कर सकें। क्लियर है? तो यहाँ से आपके लिए कवच इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, KRDCL एज इट इज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितना स्टेक रह रहा है सेंटर और स्टेट का। क्लियर हो गया? GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन आता है आपका इकोनॉमी में, वहां से आप इस टॉपिक को क्लियरली रिलेट कर सकते हैं। ये चीज आपके लिए आज के न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, उसके बाद जब हम चल रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में, तो नेक्स्ट न्यूज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम दिस आर्टिकल। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आर्टिकल आया है इस जगह पर, दिस आफ्टर 43 ईयर्स के बाद एक IAF ऑफिसर की डेथ हुई, उनकी वाइफ को अब जाके 1 करोड़ की जो है वो जमा राशि मिली है। एंड दैट इज हाउ ये चीज़ किस तरीके से आपकी जो है पॉसिबल हुई है वो देखना है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट संबंध, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, ये आपका GS2 से भी रिलेट कर जाएगा, GS1 से भी रिलेट कर जाएगा, तो आपको प्रोजेक्ट संबंध याद रखना है। देखिए ये जो आपकी दिस इज कॉलोनियल विम्बू शंकर, ये रिटायर्ड हैं आपके, इनका अपना पर्सनल इनिशिएटिव है ये, ऑलराइट, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है नेम्ड प्रोजेक्ट संबंध। मतलब आपके, देखिए इसको थोड़ा सा क्लियरली समझेंगे कि क्या चीज़ है और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं, अगर वो ऑफ ड्यूटी या आफ्टर ड्यूटी के बाहर किसी वॉर जोन या किसी ऑन ड्यूटी रहते हुए किसी उसके अंदर फाइट के अंदर नहीं, बल्कि ऑफ ड्यूटी किसी कारणवश अगर उनकी डेथ हो जाती है, तब उनका जो नेक्स्ट ऑफ किन है, नेक्स्ट ऑफ किन किसको कहा गया है? जिसको पर्टिकुलरली पेंशन का पैसा या फिर अगर अवार्ड मिला है, चक्रवीर या जो भी आपको अवार्ड मिले हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके मॉनेटरी बेनिफिट्स होंगे, जो भी होगा वो जिसको भी मिलेंगे, दैट इज टर्म्ड एज नेक्स्ट ऑफ किन इन दी आर्मी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये जो संबंध है ये उन आपके नेक्स्ट ऑफ किन्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको एक्चुअली में आपके देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि जो डायरेक्टरेट है उसके साथ अटैच करना है, ताकि आपका एक स्ट्रीमलाइन हो सके प्रोसेस, जिसके अंदर बिकॉज ये माना जाता है कि जो नेक्स्ट ऑफ किन है वो आपका पर्टिकुलरली सोशल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, मेजरली इकोनॉमिक लेवल पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि उनके रिसोर्सेज डिप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ इस प्रोजेक्ट के थ्रू की गई है कि आप कनेक्टिविटी का काम कर रहे हो, ब्रिज का काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट के बीच में और उनकी फैमिलीज के बीच में, ताकि जो पैसा है उसकी स्ट्रीमलाइन हो सके, उनकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाया जा सके और आपकी फैमिली को अवेयर कराया जा सके उन सब इनिशिएटिव से रिलेटेड जो सरकार दे रही है, या जो आर्मी, जैसे उनकी स्कूलिंग हो गई बच्चों की, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, उन सब का ध्यान रखा जाता है। ठीक है जी, तो ये इनिशिएटिव आपको याद रखना है, दैट इज प्रोजेक्ट संबंध, जिसे एक इंसान ने 2017 के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। और अब इसके अंदर जो ये आपकी केस स्टडी है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है एथिक्स के पेपर के लिए, कि किस तरीके से आफ्टर 43 ईयर्स और लगभग 1 करोड़ की जमा राशि मिली है, तो ये किस तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज केस स्टडी में बताया गया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, वो जब मिलने आ रहे थे तो उनके बीच में ही डेथ हो जाती है ड्यू टू सम राइट विद 4 गुंडे जो हैं वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए उनकी डेथ हो जाती है। उन्हें चक्र आपका जो है शौर्यवीर, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है दैट ही वॉज लेटर ऑन, चंद्रशेखर की डेथ के बाद उनको जो है अवार्ड भी दिया गया था, बट ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन द नेम ऑफ द वाइफ, तो वो जो है पूरा का पूरा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिला है फैमिली को। अब जाके ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा हुआ है एंड इट एस्टैब्लिश्ड द वेरी मच एसेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है,
तो आपके लिए प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है कि किस चीज से रिलेटेड है, आपसे सीधा भी पूछ सकता है यूपीएससी दैट प्रोजेक्ट संबंध वॉज इन न्यूज और ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ऑलराइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो आज के न्यूज़पेपर में हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है दैट इज फ्रॉम दिस न्यूज़। ये हमने कल भी डिस्कस की थी। आपकी नेशनल कांग्रेस हो रही है सीड से रिलेटेड वाराणसी के अंदर, 2 दिन की समिट चली है 28 टू 30 नवंबर। और अब आप देखिए इसके अंदर जो बात हुई है दैट इज रिलेटेड टू बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, जो आपके साइंटिस्ट हैं वो सब उन्होंने रिजॉल्व किया है कि हम बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो हमारे लिए सबसे पहले तो यही समझना इंपॉर्टेंट है कि बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स का मतलब क्या होता है। देखिए, आपकी जो नॉर्मल क्रॉप्स हैं उससे रिलेटेड एक टर्म अभी पीछे बहुत ज्यादा न्यूज में थी, दैट वाज हिडन हंगर। हिडन हंगर, आप जब एक्चुअल में भूखे हैं, जहां आपको खाना ही नहीं मिल रहा, मतलब आप हंग्री हैं। ठीक है, आप भूखे हैं। बट हिडन हंगर का कंसेप्ट है कि आपको खाना मिल रहा है बट उसकी गुणवत्ता, उसके न्यूट्रिशंस उतने नहीं है जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, तो वो जो कंसेप्ट आया था हिडन हंगर, उसी को ओवरकम करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं दे आर ट्राइंग टू जेनेटिकली मेकअप को करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो बाहर से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं आयरन, जिंक आपके वीट के अंदर, बार्ले के अंदर, मेज के अंदर, राइस के अंदर, ताकि उनकी क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है जी, तो उस चीज को कहा जाता है बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, जिन क्रॉप्स को आप बाहर से एडेड एडवांटेज देके उनकी मिनरल्स, उनकी क्वालिटी, उनकी न्यूट्रिफिक वैल्यू, जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको बढ़ाते हैं। तो ऐसी क्रॉप्स विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय द, नॉट जेनेटिकली, आपकी जो है यू कैन से वो तो जीएम क्रॉप्स हो जाएंगी। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो इसके अंदर स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज के लिए काम किया जाता है कि आपको क्रॉप्स को बाहर से न्यूट्रिटिव वैल्यू दी जाए। ठीक है, उनको रेज इसी तरीके से करना है, आपकी सीड्स इसी तरीके से डेवलप करने हैं। तो याद रखिएगा, बायो फोर्टिफाइड का कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ताकि आपकी आयरन, जिंक की वैल्यू, न्यूट्रिशन की वैल्यू इंक्रीज की जाए। हिडन हंगर का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब आपके खाने के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तब आप उसे क्या कहेंगे, हिडन हंगर। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल के अंदर जो आपको देखना है, दैट इज दिस। यहाँ पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम आया है, IRRI। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिकली GS2 अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। IRRI इज अ NGO। ठीक है, ये जो है फिलीपाइंस के अंदर, लास मनोज के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स है। 1960 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फिलीपाइंस के अंदर, वहां पर इनके हेडक्वार्टर्स है और उन्हीं की गवर्नमेंट की मदद से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। काम क्या करती है, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो राइस की क्वालिटी को बढ़ाने में, राइस की क्वालिटी को इंक्रीज करने में उससे रिलेटेड रिसर्च करती रहती है कि क्या चीज़ डालें जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, जिससे न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाए। जैसे जिंक बेस्ड उन्होंने राइस निकाले थे, आयरन इंडक्टेड आयरन राइस निकाले थे। तो ये सब कुछ आपकी जो रिसर्चेज हैं वो यहाँ पर हैं। एंड मोर देन 10 कंट्रीज जहाँ पर आपकी राइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर इनके अपने लोकल सेंटर्स हैं। इंडिया में भी है, बिकॉज इंडिया और चाइना आपके टॉप 2 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर। पूरे देश का लगभग 70% राइस ये 2 कंट्रीज उगाती हैं, इंडिया और चाइना, और बाकी की सभी कंट्रीज के अंदर जो बाकी का रेमिनेंट पोर्शन है वहाँ से प्रोडक्शन होती है। सो वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस। ठीक है जी, तो आपको IRRI के बारे में जानना है और आपको बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स के बारे में ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आर्टिकल? ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ आज के पेपर से इंपॉर्टेंट आ रही है वो इसी पेज से है। देखिए यहाँ पर PM टू इनोग्रेट फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कल्चरल इकोनॉमी ऑफ 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो सबसे पहले हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखते हो तो यू हैव सिक्किम, देन यहाँ पर आपका अरुणाचल आ जाता है। ठीक है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, नीचे की तरफ त्रिपुरा है, यहाँ पर आपका मेघालय है, राइट, बांग्लादेश के साथ टच करता हुआ, और इधर आपका असम आ जाता है। तो ये आपकी 8 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जिसकी डेवलपमेंट के लिए
जिनकी कल्चरल अपलिफ्टमेंट के लिए एक कंप्लीटली एक नया ऑल टुगेदर एक आपका इवेंट स्टार्ट हो रहा है विच इज़ नोन एज अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर इवेंट का ये जो इवेंट है ये दिल्ली के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर इन सभी स्टेट से आर्ट्स क्राफ्ट्समैन और आपके लिटरेरी वर्क्स और जितने भी आपके डेवलपमेंट्स हैं, जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, वो सब अपना जो है सामान बेचने के लिए यहाँ आएंगे, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ आएंगे, बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड कि ये जो 8 स्टेट्स हैं ये हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है, राइट। लक्ष्मी देवी जो हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से मानी जाती हैं, दैट इज हाउ। तो इन 8 स्टेट्स को हम रिचनेस का प्रतीक मान रहे हैं अपने कल्चर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये कंप्लीट ये पूरा एक इनिशिएटिव लिया गया है विच इज नोन एज अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है जी। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव आपसे सीधा पूछ लेगा यूपीएससी कि किस पर्टिकुलर स्टेट्स, कौन सी बंच ऑफ स्टेट्स के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है वो कौन सी स्टेट्स के लिए सेलिब्रेट किया गया था। तो आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी 8 स्टेट्स हैं उनके लिए ये पर्टिकुलरली है, ठीक है। और इसको जो मिनिस्ट्री जो है केटर कर रही है दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उन्हीं के ही मिनिस्टर दैट इज ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ही इसको इनॉग्रेट किया है। और ये स्पेसिफिकली हमारी 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है जहाँ से हमें कनेक्टिविटी भी बढ़ानी है। बिकॉज अगर हमें अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी GS पेपर 2 IR, ठीक है, अगर हमें एक्ट ईस्ट को हमें अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा खुद का नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी कनेक्टिविटी ज़्यादा रहे। क्लियर है जी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव जो आपका सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकता है। डन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी आप देख सकते हो, दैट इज़ मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड बात आई है। दिस इज़ आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो बिहार के अंदर लेडीज से मिल रही हैं, और आपको पता है कि जो मधुबनी पेंटिंग है और ये जो है बिहार के रीजन में ही ज़्यादा फेमस है। तो उस चीज़ से रिलेटेड एक ये देखिए टेराकोटा और मिथिला पेंटिंग्स, ये दोनों आपके आर्ट एंड कल्चर GS पेपर 1 से रिलेटेड है। वहाँ से इसको कोरिलेट कर लीजिएगा कि GS पेपर 1 के अंदर जो आपकी मिथिला पेंटिंग हो गई और आपकी मधुबनी आर्ट वर्क हो गई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव फ्रॉम दिस पेज। देखिए इस पेज के ऊपर ये जो फॉल आउट ऑफ बांग्लादेश इवेंट वाला जो आर्टिकल आपके लिए आया है, इस आर्टिकल की रेलेवेंस हमारे लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें नहीं जानना है कि इशू क्या है, बिकॉज इट इज समथिंग डेराइव्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, वेरी मच डेराइव्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल न्यूज से थोड़ा दूर रहता है यूपीएससी, बट ये जो कंसर्न है बैक एंड पे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने कल की न्यूज में भी डिस्कस किया था कि आपका माइग्रेंट्स इशू रिलेटेड है ये, ठीक है। जो हिंदू, सॉरी नॉट माइग्रेंट्स, माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, जो यहाँ पर आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं जो बेसिकली हिंदूज हैं उनसे रिलेटेड इशू है, ठीक है। और जो चीज़ ज़्यादा इसके अंदर इम्पेटस रख रही है दैट इज द इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, क्योंकि जो अभी आपकी यूनिस जो आपकी गवर्नमेंट बनी है वहाँ पर जो इंटरमीडिएट गवर्नमेंट बनी है, देखिए आपकी जो शेख हसीना थी प्राइम मिनिस्टर, जब तक वो थी प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की, वी हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप बहुत पार पे चल रहे थे। बट जैसे ही उनका तख्ता पलट वहाँ से हुआ है, वो वहाँ से देश छोड़कर सीधा इंडिया के अंदर ही असाइलम लिया है उन्होंने आके, और अभी भी वो यहीं पे रह रही हैं एंड शी इज़ गिविंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स फ्रॉम हियर। तो अब वो जो बर्डन है वो इंडिया के ऊपर भी आ जाता है कि इंडिया अपना स्टेट कैसे देता है, राइट। और हमने कल ही ये चीज़ डिस्कस की थी कि इंडिया ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ये दी है कि बांग्लादेश को आपकी सिक्योरिटी राइट्स देखने पड़ेंगे आपकी माइनॉरिटीज़ के, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ RSS भी ये स्टेटमेंट दे रही है दैट दे हैव टू रिलीज, बट RSS इज नॉट आर कंसर्न इज इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। तो इसमें आपको ये पैराग्राफ जो है स्पेसिफिकली इसके ऊपर थोड़ा सा इम्पेटस देना है। इतना डिटेल में यहाँ भी डिस्कस नहीं किया गया है, इसके ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल फॉलो अप डेज के अंदर जरूर आ जाएगा, वहां से हम इस इशू को पूरा समझ लेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों ही देश आपको पता है GS पेपर 2, यहाँ पर आप इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि हमें अपने नेबरिंग नेशंस के साथ हमारी
बांग्लादेश एज अ नेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के हटे हैं कि हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके साथ हमें कनेक्टिविटी भी ज़्यादा रखनी है, उनकी डेवलपमेंट भी करनी है। और ये बात एविडेंट है कि जितना अच्छा रिलेशनशिप हमारा बांग्लादेश के साथ होगा, अगर वहाँ से हमें पैसेज मिल जाएगा तो वी विल बी हैविंग मच मोर कनेक्टिविटी कंपैरेटिव टू द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो हम चिकन नेक बुलाते हैं, इंडिया की बिल्कुल ऊपर टिप पे है, ठीक है ना। तो इसीलिए कनेक्टिविटी रखने के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे, ठीक है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो स्टैंड हो रहा है वो थोड़ा सा डाइसी गेम हो गया है अब जब से इंटरिम गवर्नमेंट आई है, बट विल हैव टू फॉलो अप कि किस तरीके से चीजें टर्न आउट करती हैं। इसीलिए इंडिया ज्यादा कुछ हॉस्टाइल स्टेटमेंट्स दे भी नहीं रहा है, राइट, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है दैट इज रिलेटेड टू अ गोडा पावर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ आपके लिए ऐसे सीधा सीधा बताया गया है कि अडानी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर एक कमेटी बिठा दी गई है कि कितना फिजिबल प्रोजेक्ट है, यूनिस गवर्नमेंट ये देखना चाह रही है, ठीक है जी। तो इस न्यूज़ को हमें अभी फॉलो अप करना है आने वाले दिनों में, बिकॉज अभी एज सच सीधा सीधा यहाँ से कोई भी चीज़ निकल कर नहीं आ रही है। इसकी जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है वो हमारे लिए बिल्कुल भी स्टैंड बाय नहीं करती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं अगली न्यूज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के पेपर से, दैट इज फ्रॉम द साइंस पेज। सो वी हैव फ्रॉम हियर साइंस पेज से रिलेटेड, देखिए H5N1 एक वायरस है, यहाँ से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस प्रोजेक्ट, यहाँ से ये जो बिल्कुल सेंटर में जो आपको इंफॉर्मेशन दी है यहीं से आप क्रिटिकल चीज़ें निकाल लीजिए, बिकॉज ये जो वायरस है ये पोल्ट्री के अंदर पाया गया था, बट अब काफ़ी टाइम से इसमें एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन देखा गया है, लेकिन अब रिसर्चर्स इस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान हो रहे हैं दैट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी देखा जा रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अपकमिंग, जो ये म्यूटेशंस जो ये वायरस शो कर रहा है दैट आर अ कोज ऑफ कंसर्न, वो चीज़ थोड़ी सी ट्रबलसम हो सकती है। अभी फिलहाल एज सच यहाँ से सीधा सीधा यूपीएससी आपको कुछ नहीं देगा, ठीक है। सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो शो हो रहा है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो चीज़ है, सीधे सीधे क्योंकि देखिए बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाता है यूपीएससी, ये आपको ध्यान रखना है अनटिल एंड अनलेस कि उससे बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्टफुल हो रहा हो, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये खुद न्यूज़ जो है वो रिसर्च स्टेज पर है, तो आपको इसको सिर्फ एक बार ओवरव्यू लेना है इस न्यूज़ का पर्टिकुलरली, कि पहले ये जो है सिर्फ एनिमल पोल्ट्री के अंदर था, फिर एनिमल के अंदर ट्रांसफर हुआ एंड नाउ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के केसेस देखे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस पेज से आज एक और चीज़ जो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट आया है वो है ये, दैट इज लाउड नॉइज एंड दी टोल ऑन द ईयर्स। तो यहाँ पर आपके लिए ना ये जो पैराग्राफ है यहाँ से इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है, देखिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया है द स्केल यूज टू मेजर द नॉइस, ठीक है। आपको पता है डेसिबल्स के अंदर आपकी जो नॉइस है वो जो है मेजर की जाती है, एंड दे हैव शोन सम फीचर्स, वो चीज़ें यूपीएससी क्या करता है वो आपको पॉइंट्स में डाल के दे देगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से पढ़ना करें, डेसिबल स्केल है लाउडनेस ऑफ साउंड के लिए, तो लाउडनेस ऑफ साउंड किस यूनिट्स में मेजर की जाती है सबसे पहले वो पूछ लिया, फिर उसके बाद वो बता रहा है दैट इट इज़ अ लोगरिथमिक स्केल। तो हमें याद रखना है कि जो डेसिबल स्केल है वो लोगरिथमिक स्केल है, लोग में चलती है, जैसे log 10 = 1 वाली जो वैल्यू होती है वैसे, तो दिस इज अ लोगरिथमिक स्केल। वो आपसे पूछ सकता है वेदर इट इज लोगरिथमिक और अ जस्ट सिंपल स्केल, तो वो चीज़ें आपको ऑप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर 10 डेसिबल से आप आवाज़ को बढ़ा रहे हो तो मान के चलिए कि वो 10 टाइम्स ज़्यादा है, मोर इंटेंसिटी है, ठीक है। अगर आप स्केल के ऊपर वैल्यू 10 डेसिबल से बढ़ा रहे हो, मतलब जो उसकी इंटेंसिटी है, जो जितनी तेजी से आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से स्केल के पैमाने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो ये थ्रेशोल्ड यूनिट्स दी हुई हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे वो बोल रहे हैं ऑन एन एवरेज एक ओल्ड ह्यूमन हियरिंग जो है वो हमने सेट कर रखा है 0 डेसिबल पे, विस्परिंग की जो है दैट इज 30 डेसिबल, नॉर्मल स्पीच इज 60 डेसिबल। ऐसे यूनिट्स कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, वो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे सकता है 30, 40, 60, 70 कुछ भी कर देगा। तो आपको याद रखना है जो विस्परिंग है दैट इज 30 डेसिबल, जो नॉर्मल स्पीच है 60 है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर 10 फीट दूर से आप देख रहे हो और कोई नॉइस हो रही है लाउड, तो दैट इज 140 डेसिबल, जो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है ईयर्स के लिए और वो हार्म भी प्रोवाइड कर सकती है हमें, दैट इज इन द बेसिस ऑफ
हियरिंग कैपेसिटी हमारी जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको इस आर्टिकल से सबसे पहले देखिए ये पूरा आर्टिकल है, आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन निकालनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर हियर इट इज रिटन, यहाँ पर एक रिसर्च के थ्रू इन्होंने बताया है कि जो ट्रैफिक पर्सनल हैं अगर वो 5 साल तक जो है ऑन एन एवरेज रह रहे हैं तो उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है, बिकॉज जो आपकी नॉइस है दैट इज़ बियॉन्ड 60 डेसिबल से लेके 140 डेसिबल तक वेरी करती है, जो आपकी ट्रैफिक की हॉन्किंग है। ठीक है, उसकी वजह से हियरिंग कैपेसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क देखा गया है जो स्पेसिफिकली आपके ट्रैफिक पर्सनल हैं उनकी। राइट, तो ये चीज़ें आपको देखनी है और इसके अंदर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स दे रखे हैं, जैसे ईयर प्लग्स लगाना, हाई रिस्क जो नॉइस जोन्स हैं उनसे बच के रहना, कोशिश करना कि खुद भी नॉइस कम से कम प्रोड्यूस करे। इस तरीके की बातें इस आर्टिकल के अंदर आपकी डिस्कस की गई हैं। ऑल राइट, तो दीज वर ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू आर एग्जाम इन टुडेज हिंदू न्यूज़पेपर। यूपीएससी से रिलेटेड सीएससी के अंदर जो आपसे पूछा जा सकता है वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो फॉलो अप में चलते हैं, जैसे हम 2 दिन से सीड कांग्रेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग अप आवर साइक्लोन न्यूज़, वी आर फॉलोइंग अप आवर बुसान नेगोशिएशंस। ठीक है, तो ये जो आपकी न्यूज़ होती हैं कुछ इसी तरीके से फॉलो अप होती हैं एंड इनका फाइनल जो कंक्लूजन होता है वो हमें देखना होता है। राइट, हमें चीज़ें जो है इंटरमीडिएरी स्टेज पर हम अपना बेसिक लिख के रख लें, जैसे साइक्लोन से रिलेटेड हम 2 दिन से लिख रहे हैं, उसके बाद जो भी एडवांसमेंट्स होंगी, कल हमने महाकुंभ देखा था, ये सब आपके लिए अब एक स्टैटिक का पार्ट बन जाएगा और जब वो इवेंट हो रहा है तो उसके अंदर जो भी चीज़ ऐड ऑन होगी वो आपके लिए फिर करंट बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको करंट को कवर करते हुए अपने स्टैटिक को पोर्शन को साथ के साथ रिवाइज कर लेना है, बिकॉज इफ साइक्लोन इज इन न्यूज तो यू शुड नो द वेरी मच कंडीशंस कि साइक्लोन बनता कैसे है, कहाँ पर से कितने टाइप का होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो सब आपके स्टैटिक का पार्ट है। वहां से 2 पॉइंट उठा के और करंट से 2 पॉइंट्स उठा के यूपीएससी आपके लिए एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन बना के दे देगा प्रीलिम्स के अंदर। ऑलराइट, तो आप नेचर को समझिए कि आपने पेपर को कंक्लूड कैसे करना है, किस तरीके से चीजें पढ़नी है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए देखते रहिए द्रोणाचार्य आईएएस की वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।